हम्म। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व मैथमेटिक्स वन आरजीपीवी एग्जामिनेशन दिसंबर 2003 पेपर। ये बीटेक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये कॉमन पेपर होता है। हर ब्रांच का बंदा इसको देगा। तो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर जितने भी स्टूडेंट हैं सभी इसको देंगे और कोशिश करेंगे सब लोग अच्छी तरह से करके आएं। इसी के बिहाफ पे मैंने अपने पिछले वीडियो में यूनिट वन और यूनिट टू को किस तरह से सॉल्व करें इसके लिए हमने डिस्कशन पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यूनिट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। तो किस तरह से हम अपने 3 आवर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हमारा पेपर अच्छे से अच्छा जाए और पांचों क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए। तो आज हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की पहले। तो यूनिट थर्ड में हम कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करें और कम टाइम में उनको कंप्लीटली पूरा भी करना है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ सॉल्व भी करना है, उनको कंप्लीटली पूरा करना है ना। तो स्टार्ट जैसे हमने कल ये सारे पीडीएफ हम आज उसमें अपलोड कर देंगे तो आप आसानी से इनको डाउनलोड कर लेना। तो जैसे हम बात करेंगे आज यूनिट थर्ड की। सबसे पहले आपको ना फोरियर सीरीज पे अटेंशन देना है। फोरियर सीरीज में दो टाइप के फोरियर सीरीज आप आराम से कर लो। पहला फुल फोरियर 0 to 2 पाई लिमिट होगी या -पाई टू पाई होगी। अगर कांस्टेंट लिमिट की बात करेंगे तो 0 से 2L या -L to L। क्लियर। ये फुल फोरियर में। ऐसे ही हम हाफ रेंज में बात करेंगे तो 0 से L हो जाएगी लिमिट फॉर कांस्टेंट के लिए, और 0 से पाई हो जाएगी आपकी ये पाई के लिए। क्लियर। दो ही टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके पास, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर मैं पहला जैसे क्वेश्चंस मैंने ये सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो आरजीपी में आ चुके हैं। ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन x प्लस एक्स स्क्वायर, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज x माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एफ एक्स इजिकल टू ई की पावर ऑफ एक्स, एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स। तो इन सब सारे क्वेश्चनों में सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, ए नॉट ए एन बी एन। ठीक है। अब उनको करना कैसे ये थोड़ा सा मैं आपको क्लू दे देता हूँ, थोड़ा सा, ताकि आप आसानी से उसको हैंडल कर पाए। क्लियर। सबसे पहले हम फोरियर सीरीज को जानेंगे कि भाई आखिर फोरियर सीरीज क्या है। सबसे पहले हम फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे ही क्वेश्चन दिखाई देगा भाई फाइंड द फोरियर सीरीज, तो उनके लिए पहले आपको फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला आपको बिल्कुल आना चाहिए कि जरूरी है ये। फोरियर सीरीज फंक्शन पीरियोडिक होना मस्ट है। तो आपको सीधे एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है भाई, एफ एक्स की वैल्यू जो होती है A0/2 प्लस समेशन ऑफ n is equal to 1 to infinity a n cos nx plus summation of n is equal to 1 to infinity bn into sin nx। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ये आपको थोड़ा सा याद रख के चलना होगा। और 2-3 बार से क्या हो रहा है ना, कभी 14 मार्क्स का कभी 21 मार्क्स का ये आ ही रहा है। इस पे बहुत ही आपको फोकस करना है। ए नॉट ए एन बी एन आर कॉल्ड यूलर्स फॉर्मूले, और इन तीनों के फॉर्मूलों के आपको याद भी रखना है। जैसे सपोज करो एग्जाम में 0 to 2 पाई होगा, और क्या होगा भाई 0 से 2L भी होगा कांस्टेंट में जाएंगे तो। और और क्या हो सकता है, -पाई टू पाई लिमिट हो सकती है, और -L to L होगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ए नॉट की वैल्यू हम बात कर रहे हैं इसके लिए -पाई टू पाई के लिए। तो 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स। ए नॉट अकेला है, ए नॉट के साथ कोई है नहीं, इसका मतलब कोई भी फंक्शन के साथ नहीं आने वाला। अब हम बात करें ए एन की, 1/पाई -पाई टू पाई, और एफ एक्स ए एन के साथ किसके साथ है, कॉस है, तो एफ एक्स के साथ कॉस आ जाएगा। ठीक। ऐसे ही मैं फॉर्मूला बना दूंगा बी एन का, 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स इंटू, अब bn के साथ भाई क्या है, साइन है, तो एफ एक्स इंटू। ये याद करने की ट्रिक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे एफ एक्स आपने इन्होंने दे दिया, सपोज करो एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे दिया, या एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया,
या एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस स्क्वायर दे दिया, या एफ एक्स इजिकल टू ई की पावर, ये सबका आसानी से ए नॉट बी एन सब निकाल सकते हो आप। बस एफ एक्स की जगह पुट करते हो भाई, जैसे एफ एक्स जगह मैंने ये रख दिया एक्स, एफ की जगह ये रख दिया एफ एक्स, तो ए नॉट ए एन बी एन आपकी सारी वैल्यू आसानी से आएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तीनों को भी निकाल लो। 7 नंबर क्वेश्चन में भी आ सकता है, 14 मार्क्स में भी आ रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो, जैसे एक्स साइन एक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक साइन एक्स वाला। तो आप ये 0 टू पाई के लिए भी आ सकता है, -पाई टू पाई के लिए भी आ सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर करके जाइए। सारे क्वेश्चन जो पीडीएफ में दे रखे हैं उनको पहले से करके जाओ, है ना। ऐसे करके आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। जब लास्ट में ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू आ जाए, उनको आपको कहाँ पुट करना है, इस जगह पर ए नॉट की वैल्यू पुट कर दें आप, ए एन की वैल्यू पुट कर दें, और बी एन की वैल्यू पुट कर दें। जब तीनों कर दें तो एन इजकल टू 1 2 3, अगर आपके पास टाइम है तो एन इजकल टू 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी पुट कर दो, तो सीरीज जो मिलेगी वो आपकी फोरियर सीरीज होगी। चलिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा डिड्यूस की। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, डिड्यूस हम कैसे निकालें। बहुत जगह से प्रॉब्लम आती है कि भाई डिड्यूस कैसे निकालें। डिड्यूस, है ना, डिड्यूस में क्या करना, जो अपर लिमिट है पाई, और जिस सपोज -पाई है और पाई है, -पाई टू पाई जो इंटरवल है आपका, -पाई टू पाई का है सपोज। तो आप क्या करेंगे, जब फोरियर सीरीज जो भी बनेगी आपके पास, फोरियर सीरीज जब आप ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू पुट करोगे ना, एक फोरियर सीरीज बनेगी आपकी, है ना। उसमें आप एक काम करना, एक्सिकल टू -पाई रख देना फर्स्ट इक्वेशन, और एक्सिकल टू पाई रख देना ऐसा, और ये सेकंड इक्वेशन, और दोनों को ऐड कर देना। जब ऐड करोगे जो आंसर निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिड्यूस दैट वाले जो प्रूफ हुए छोटे छोटे, वो सारी वैल्यू निकल आएगी। दूसरा रास्ता है कि आप x की वैल्यू फोरियर सीरीज में -पाई प्लस पाई दोनों का मीन रख दो। क्या रखोगे, मीन, तो दिस विल बी 0 मान लो, है ना भाई, किसी क्वेश्चन में अलग होगा किसी में, तो वो वैल्यू भी आप रख सकते हो, उससे भी आंसर आ जाता है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो दे रखी है उसका मीन रख दें तो डिड्यूस बहुत फास्ट दे देगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है आपका डिड्यूस निकालने के लिए। तो ये चीज आपको थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान रखनी है कि भाई कैसे सॉल्व करें। तो ए नॉट याद रखना है आपको, सबसे बड़ी बात, ए एन याद रखना है, बी एन याद रखना है। इन तीनों को उठा करके आपको, जो आपके पास फॉर्मूला है फोरियर सीरीज का, उसमें आप डायरेक्ट पुट कर दो। उसके बाद जो सीरीज बनती है ना, उसमें आप डिड्यूस दिया है, अगर उन्होंने पूछा है तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हो। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब आते हैं आगे आगे की तरफ। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनको आप आसानी से खुद कर सकते हो। जैसे ई की पावर है, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ई की पावर ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वाला इन द इंटरवल -पाई टू पाई। तो मॉड एक्स भाई देखो इवन फंक्शन है ना। हाँ, इवन और ऑड के बारे में मुझे थोड़ा सा और बता दूं आपको, थोड़ा सा एक कंसेप्ट और है जो जनरली बच्चों को याद रहता है, इसमें बड़ी बात नहीं है कोई, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताने की जरूरत है। जैसे सपोज करो मैंने ए नॉट निकाला 1/पाई, अगर मेरे पास जैसे फंक्शन है एक्स स्क्वायर, है ना, तो जैसे -पाई टू पाई इंटरवल है एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है, ये और इवन फंक्शन है, तो इवन में 1 2 टाइम्स आ जाएगा 2/पाई, लिमिट 0 से पाई हो जाएगी, आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। तो इसको आप सॉल्व डायरेक्ट कर दोगे भाई, x³ अपॉन 3 लिमिट 0 से पाई, तो 2/पाई और पाई³ अपॉन 3, तो आंसर आ जाएगा, इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर बाई 3। अगर मान लो x की जगह x होता तो 1/पाई -पाई टू पाई x × dx। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपका ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है मतलब ये 0, तो ए नॉट की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी अगर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x है। तो इवन ऑड का कंसेप्ट भी कहीं क्लियर करके चलो, ये याद रखना, -पाई टू पाई लिमिट होगी तभी आपका इवन ऑड का कंसेप्ट लगेगा, हर जगह नहीं लगेगा। 0 to 2 पाई होगा तो उसमें इवन ऑर्डर कंसेप्ट नहीं लगाना, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है
माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एफ एक्स इज ऑड, और दिस इज द टू टाइम्स लिमिट 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स व्हेन एफ एक्स इज इवन। इवन तो ये कंसेप्ट आप बिल्कुल याद करके चलो अगर आपको सही क्वेश्चन करना है तो, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रल आसान हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये, जब जैसे ये ए नॉट जीरो आया, मैं अगर इंटीग्रल करूं और लिमिट न लगा पाऊं मान लो, तो मेरा आंसर कुछ और आएगा, लेकिन आना तो जीरो ही है भाई, क्योंकि ऑड फंक्शन है, ऑड का इंटीग्रल हमेशा जीरो होगा। ऐसे कर, जैसे मान लो ए एन पूछे, ए एन वाले कंसेप्ट में भी यूज कर लेना, बी एन वाले कंसेप्ट में भी यूज करना, तो इन सब में ये यूज करो। मेरा कहने का मतलब आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, इंटीग्रल से थोड़ी सी मेहनत आपकी कम होगी और आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल के चले आओगे। तो ऐसी मॉड एक्स कैसा फंक्शन है भाई, तो मॉड एक्स हमेशा इवन फंक्शन होता है। -2 रखेंगे तो अगर मॉड लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो एक्स रखेंगे माइनस एक्स प्लस एक्स रखेंगे तो हमेशा इवन होगा। तो मॉड एक्स को आप एज ए इवन की तरह ट्रीट करो, तो डायरेक्टली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। जैसे मैंने भी ये बात करा था एक्स साइन एक्स की, लिमिट देखो यहाँ लिमिट 0 से 2 पाई है, तो इवन ऑड का कंसेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे अब बात करते हैं थोड़ा सा ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। माइनस पाई, एक्स की वैल्यू माइनस पाई से 0 है व्हेन फंक्शन इज द माइनस पाई। तो यहाँ दो इंटीग्रल आएंगे आपके, जब कितने इंटीग्रल आने वाले हैं, डबल डबल इंटीग्रल आएंगे। तो इनको थोड़ा सा अच्छी तरह सॉल्व करना भाई, ब्रेक हो जाएंगे अब माइनस पाई, कब, माइनस पाई से 0 हो, एंड एक्स के लिए एक्स का फंक्शन होगा जब लिमिट 0 से पाई होगा। तो ऐसे टाइप में जब आप करोगे क्वेश्चन सॉल्व, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। जैसे मैंने बताई, क्या क्या बताया मैंने, माइन एफ ए नॉट निकालता हूं मैं उसके लिए, ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई, और लिमिट है -पाई से पाई, एफ एक्स। तो यहाँ ब्रेक करने की जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो आपकी लिमिट जो हो जाएगी -पाई से 0, ऐसे एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस, और ये 0 से पाई हो जाएगा, तो दो पार्ट में ब्रेक होगा। अगर एग्जाम में 3 भी दे सकता है भाई, 3 में ब्रेक हो जाएगा। इसके लिए इसका जो, इसकी जो वैल्यू है एफ एक्स, वो आपके उन्होंने दे रखी है कितना, -पाई, ऐसे। तो डिसकंटिन्यूअस वाले क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और ये वैल्यू आपके उन्होंने एक्स दे रखी है, आप इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो एक ही इंटीग्रल नहीं है, डिसकंटिन्यूअस में जितने भाग में ब्रेक होगा उतने इंटीग्रल आपको सॉल्व करने होंगे। ये थोड़ा सा आप बिल्कुल ध्यान रख के चलना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और इसमें सबसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिड्यूस की बात कर रहे हैं। जैसे आपके पास उन्होंने एफ एक्स था, एफ एक्स था -पाई से, क्या था, -पाई से 0 था, है ना, और 0 से पाई था, तो ये था एक्स। तो जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, किस पे हो रहा है डिसकंटिन्यूअस, एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो आपको डिड्यूस वाले क्वेश्चनों में एक्स इक्वल टू 0 डायरेक्ट पुट करना है डिड्यूस निकालने के लिए। सब कोई बिल्कुल ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक्स की वैल्यू जो 0 रखेंगे वो फोरियर सीरीज में रखनी है डिड्यूस के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये रखे यार, कि डिड्यूस मुझे यूज करना है कहाँ, कहाँ पर, फोरियर सीरीज में। यार जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो सारी वैल्यू आपको वहां रखनी होगी। क्लियर। ये चीज इसलिए बता रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि आप लोग ना इसको गलत ना करें, कि डिड्यूस में ही आप फंसोगे। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये चीजें हैं क्लियर। उसके बाद आते हैं, हाँ क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका कंप्लीट हो गया भाई। ऐसे ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं आपको, जैसे -पाई से 0 के लिए 0 है, भाई 0 तो एक खत्म हो गया, मेहनत बच गई। 0 से पाई के लिए साइन एक्स है, तो इनका डिड्यूस आप कर सकते हो। ऐसे ही 0 टू पाई के लिए एक्स है, पाई से 2 पाई के लिए 2 पाई माइनस एक्स है। तो जो ब्रेक होगा, एक होगी 0 से पाई, एक होगा पाई से 2 पाई। ऐसी कांस्टेंट लिमिट की बात करें, तो कांस्टेंट लिमिट में 0 से 1, 1 से 2। मैं कांस्टेंट लिमिट का भी आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, तो उससे आप क्या, थोड़ा आसानी हो जाएगी आपके लिए भी। तो जब कांस्टेंट लिमिट हो, कब, या तो 0 से 2l होगा, है ना, या -l to l होगा। इसके लिए फोरियर सीरीज थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं वो भी बता देता हूँ आपको। इसके लिए आप जो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, है ना, थोड़ा सा चेंज है, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ चेंज है,
1 to infinity a n cos, है ना, बस n पाई x अपॉन l आएगा, प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये लिमिट माइनस l टू l मतलब कांस्टेंट, -1 to 1, -0 से 2, ऐसे बी एन इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। अगर देखो मैं एल की जगह पाई कर दूं, पाई से पाई कट जाएगा, एन एक्स आएगा, तो मेरा पुराना वाला फॉर्मूला बन गया ना। सारी चीजें तो ये थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज है, इसलिए मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं। जब भी कांस्टेंट लिमिट होगी तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ए नॉट बदल जाएगा, 1/पाई आता था लेकिन नहीं आएगा। अब बोलो -L to L लो तो -L to L हो जाएगी लिमिट, है ना। सारी चीजें वही रहेंगी, देखो कुछ भी चेंज कर रहा हूँ मैं क्या। ए एन क्या होगा, अब बताओ, 1/L -L to L, और एफ एक्स इंटू ए एन के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में कॉस है, कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। देखो सब वही चीजें आ रही हैं, कोई बदल नहीं रहा। 1/L -L to L एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल। एल की जगह मैं अगर पाई कर दूंगा तो मेरा पुराना टर्म आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जैसे एल की वैल्यू वन -1 to 1 है, एल की वैल्यू 1 हो गई सपोज, तो यहाँ एल की जगह 1 कर देना, 1/1। एल की जगह जैसे 0 से 4 है मान लो, आपको लिमिट दे रखी है, तो 0 से 2 × 2, मतलब एल की वैल्यू आपकी 2 है। और जैसे 0 से 2 है तो एल कितना होगा, L1 होगा सर, 2 × 1, एल की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करके तो ये थोड़ा सा आपको देखने होंगे। तो ये सब सारी चीजें मैंने इसमें बताई हैं। अब बात करते हैं हाफ रेंज की। हाफ रेंज में देखिए थोड़ा ध्यान रखना है आपको, हाफ रेंज में क्या करना है। हाफ रेंज में दो टाइप की सीरीज हैं, एक तो लिमिट आपकी आधी हो जाएगी, पहली चीज हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे भाई, जिसमें जो सीरीज होगी वो कैसी होगी, फॉर्मूले वही रहेंगे जो उसके फोरियर के थे, और 0 से 2L के और एल के सेम फॉर्मूले हैं। हाफ रेंज कोसाइन में ए नॉट और ए एन आएगा बस। लिमिट में यहाँ से 0 से पाई लूंगा, लिमिट आधी हो जाएगी, 0 से 2 पाई से हट करके 0 से पाई हो जाएगी। ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन इंटू कॉस एन पाई एक्स। ठीक है, ये सब ऐसे। ए नॉट की वैल्यू 1/पाई/2, या -0 से पाई एफ एक्स डी एक्स, तो मैं इसको ठीक ठाक लिख दूंगा तो 2/पाई लिखूंगा। ठीक है, ऐसे सब आधा हो जाएगा, है ना, बाकी कुछ दिक्कत नहीं। ए एन निकालना है, 1/पाई/2 एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स। ठीक है, ऐसे कॉस एन एक्स, यहाँ पर एन एक्स। ठीक है, ये जनरली याद रहता है, ये लो क्लियर। हाँ, ये क्लियर हो गया। ऐसे ही हम हाफ रेंज साइन भी निकाल सकते हैं, हाफ रेंज साइन। अच्छा, साइन में क्या होगा, सिर्फ एक ही आएगा कांस्टेंट, कौन सा, बी एन साइन एन एक्स। और बी एन की वैल्यू क्या होगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो सिंपल है, कॉस जब हाफ रेंज कोसाइन की बात वो बोलेगा तो ए नॉट ए एन निकालना है, और हाफ रेंज जब साइन की बात बोलेंगे वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बी एन पे डिस्कशन करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में आप ना पी टेस्ट कर लीजिए, है ना। ये दो तीन टेस्ट हैं, उनको आप आसानी से कर सकते हो, यू एन अपॉन वी एन लगा करके फिर आप देख लीजिए वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो ये दो तीन टेस्ट हैं, उनको थोड़ा सा अच्छी तरह से करके चले जाइए, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली है वहां पर। अब बात करते हैं सबसे यूनिट अलग, वेक्टर स्पेस सबसे ज्यादा यूज है इसको। इसको जब आप पढ़ोगे आगे जा करके तो बहुत सारे यूज आने वाले हैं। तो डेफिनेशन अच्छी तरह से कर रहे हैं, वेक्टर डिफाइंड द वेक्टर स्पेस, है ना।
वेक्टर सब स्पेस, ये दो तीन डेफिनेशन है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस, है ना। ये चीज दो तीन चीज डेफिनेशन अच्छी तरह से वहां करके जाइए। प्रूव दैट ये सब स्पेस होता है AB0। इसके भी मैं सॉल्यूशन आज डाल दूंगा, तो आप आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्लियर। ये डेफिनेशन एक प्रूफ है। W इज द सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। द डायमेंशन ऑफ B अपॉन W इज द डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ W। ये भी आसानी से आप कर लोगे। तो यहाँ जो जो फोर्थ यूनिट है उसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट और बेसिस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये चार टॉपिक पे आप थोड़ा सा बिल्कुल फ्लुएंटली अपना एक एक चीज ना क्लियर क्लियर करके पढ़ के जाओ, सारी चीजें आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आपको कि भाई प्रूव दैट, क्या ये वेक्टर स्पेस है, स्पैन्ड है वेक्टर का? यस, इसको चेक कर लेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो ये आप आसानी सॉल्व कर सकते हो, इसका भी सॉल्यूशन अपन दे देंगे। अब आपको चेक करना है क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो लीनियर डिपेंडेंट और डिपेंडेंट में आपको एक चीज याद रख, मैं बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी मैट्रिसेस का यूज ज्यादा हो। कैसे होगा? रैंक चेक कर लो। अगर मेरी रैंक जो है मैट्रिक्स की, वो अगर रैंक इसकी मैट्रिक्स की जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक बनेगी, वो जैसे सपोज करो 3 आए और 3 ही हमने स्केलर लिए, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब नंबर ऑफ स्केलर के बराबर आ जाए, दैट इज द LI। क्लियर। जब रैंक आपकी किसके बराबर आ जाए, जैसे 2 आए, 2 इज द लेस देन 3, है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल। 3 क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल है। तो ये आपका LD हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी रैंक। रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से बराबर हो तो LI होगी। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से रैंक छोटी होगी तो LD होगी, लीनियर डिपेंडेंट होगा। बड़ी कभी होती नहीं है। अगर वेरिएबल 3 है तो रैंक कभी 4 नहीं आएगी, या तो इक्वल होगी या लेस देन। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिस। बेसिस में कंपलसरी है कि भाई जो मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक होगी वो बराबर आएगी नंबर ऑफ वेरिएबल से। मतलब बेसिस में इंपॉर्टेंट है कि LI होना कंपलसरी है। अगर LI नहीं है तो वो बेसिस हो ही नहीं सकता। अगर LI है इसका मतलब वो लीनियर कॉम्बिनेशन, जो उसके वेक्टर्स हैं उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बेसिस के लिए पहला पॉइंट है कि वो LI हो। अगर किसी क्वेश्चन में दिया है कि प्रूव दैट इट इज बेसिस, तो आप चेक करेंगे कि LI है कि नहीं। अगर LI है तो वो बेसिस तो होगा ही। अगर LI नहीं है तो वो बेसिस भी नहीं होगा। क्लियर। तो बहुत सारे क्वेश्चन है 6, 7, 8 मैंने बना रखे हैं, इनको आप जरूर चेक करना कि भाई ये बेसिस है, LI है, LD है। ये सारे क्वेश्चन आप एक बार खुद करके देखोगे तो उनको अच्छा लगेगा। अब आते हैं, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनको आप जरूर करके जाओ एक बार। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत आसान है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। मैं उनका एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि जो इसके क्वेश्चंस हैं लीनियर किसके वेक्टर स्पेस के, तो वो बहुत सारे हैं। मैंने सब सारे इसमें दे रखे हैं। तो मैं एक उसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको शेयर करना चाह रहा था कि आप उनको जाकर आराम से कर लो एक बार। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं लिखना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, मैं वो देख रहा था कि कैसा बनाया जाए। तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्म, उसकी टोटल दो प्रॉपर्टी और दो का कॉम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो पहली जो है आपकी, जो उन आपको प्रूव करना है कि भाई दिया गया जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो आप दो तरीके से उसको एग्जाम में प्रूव करना। T ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू T अल्फा प्लस T ऑफ बीटा। और दूसरा है T ऑफ A अल्फा। तो एग्जाम में सबसे अच्छा क्या है मालूम है, कि लेफ्ट और राइट दोनों अलग ग्रुप पर डालो, और
अगर कोई बंदा ये दोनों नहीं करना चाह रहा है तो फिर वो एक काम करे, वो तीसरा प्रूव कर रहे हैं, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, इसको अलग अलग करेगा वो, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। तो दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी वो एग्जाम में या तो ये प्रूव करे या ये दोनों प्रूव करे, दोनों को एक काम करे, लेफ्ट और राइट ही प्रूव करे, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन वो कर सकता है। एक मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का समझा दूं आपको। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे डिफाइन, मैंने सारे दे रखे हैं। एक आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है V3 से V2, ठीक है। बाई रूल है, उन्होंने रूल दे रखा है, एग्जाम में आपके पास रूल होंगे, ठीक है। अब जैसे उन्होंने रूल दे रखा है आपका x1, टी ऑफ x1, x2, x3, तीन वेरिएबल हैं, और तीन को उन्होंने दो में ब्रेक किया है, किसमें, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x3, ऐसे तीन वेरिएबल से दो वेरिएबल में उन्होंने कन्वर्ट किया है। तो मैं, जैसे मैंने अभी लिया था अल्फा बीटा, तो यहाँ पर आप एक्स और वाई भी ले सकते हो। लेट एक्स की वैल्यू में ले लूँ x1, x2, x3, वाई की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ भाई, y1, y2, y3 ले सकता हूँ। अब जो मेरी पहली प्रॉपर्टी है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं x प्लस वाई। तो यहाँ पर x प्लस वाई जब मैं लिखूंगा, तो अब मुझे क्या प्रूव करना होगा, t, है ना, x क्या है भाई, x1, x2, x, दोनों को ऐड करते जाओ, x, x1 प्लस y1, कॉमा x2 प्लस y2, कॉमा x3 प्लस y3। देखो, x प्लस वाई के बिहाफ में दोनों को ऐड करते हुए लिखना है मुझे। अब ये तीन वेरिएबल है, मुझे इसके हिसाब से ब्रेक करना है। कैसे करेंगे, देखो पहला दूसरे से सब्ट्रैक्ट होगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, x1 प्लस y1 और माइनस x2 माइनस y2। देखो ये, देखो इन दोनों का ये, ऐसे इन दोनों का ये आएगा y2, है ना, और कॉमा x1 प्लस y1, और तीसरे को ऐड करना है प्लस x3 प्लस y3। देखो हो गया ये वाला। अब ऐसे ही आपको लेफ्ट हैंड साइड निकालना है दोनों, है ना। एंड अब ये हो गया LHS, ऐसे ही आपको RHS निकाल लो, क्या वो भी बराबर है। RHS में क्या होगा, TX प्लस TY। अब इनको अलग कर लो, TX1, x2, x3, और प्लस T ऑफ y, y1, y2, y3। अब इन दोनों का ऐड कर दो, x1 माइनस x2, कॉमा x1 प्लस x3, और इसको प्लस क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2, कॉमा y1 प्लस y3, ऐसे। तो अब इन दोनों का जब ऐड करोगे, देखो ये और ये बराबर आ जाएंगे। तो ऐसे करके आपको एग्जाम में, अच्छा एग्जाम में बदलना क्या है ये बताओ, बदलने वाला क्या है, जो ये रूल है ना, ये रूल हर क्वेश्चन में अलग होगा, बस अंतर इतना है, ये इतना है अंतर, और कुछ नहीं अंतर है। ये हर क्वेश्चन के लिए रूल अलग होगा, V3 से V2 हो जाएगा, किसी में V2 से V3 हो जाएगा, और ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर सकते हो, बस ध्यान रखना है इन दोनों में से कोई एक रूल को ही प्रूव करना, या तो फर्स्ट टू कर लो या तीसरा कर लो। अगर दोनों में से सबसे अच्छा तरीका क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ जाए, देन एक बड़े से लिख देना है, एंड हेंस given transformation is linear transformation because it is satisfy these conditions। इसके बाद काम खत्म आपका, क्लियर। अब आते हैं हम अपने अगले यूनिट पर भाई, जो सबसे कहते हैं ना, वो रामबाण है। रामबाण मतलब मैथमेटिक्स 1 को पार करना कराने वाला, ये आपकी एक नैया टाइप की है, जो बिल्कुल मैथमेटिक्स 1 पार, यहाँ से आप 28 मार्क्स निकालने वाले हैं। कितने नंबर, 14 14 नंबर के दो क्वेश्चन, मतलब 7 7 नंबर के चार क्वेश्चन, ठीक है। और बिल्कुल अच्छी तरह से करके जाओ, बहुत आसानी से आप इसको करके आओगे। तो पहली बात अपन करते हैं रैंक की। तो देखो रैंक सबसे अच्छा है कि आप जब रैंक निकालनी हो, उसमें सबसे अच्छा क्या करना है आपको, मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि उसमें सबसे पहले हम रैंक को
किससे याद करेंगे, किससे निकालेंगे, आप बताओ सबसे। रैंक। चलो रैंक पे चलते हैं। रैंक में आप एक्लॉन फॉर्म का यूज करेंगे पहले। एक्लॉन फॉर्म क्या है? जो जैसे 1 2 3 4 5 6 है, कोई मैट्रिक्स 7 8 9, तो डायगोनल जो है आपका, ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल से नीचे कौन कौन से एलिमेंट है भाई? एक तो 4 है, 7 है और 8। तो मेरा टारगेट है इनको जीरो बनाना। किसको? इसको, इसको। तो एक्लॉन का यूज सिर्फ और सिर्फ ओनली रो ऑपरेशन यूज होता है। क्या होता है भाई? रो ऑपरेशन यूज होता है। इसके अलावा कॉलम का तो कहीं नामो निशान नहीं होना चाहिए, ये याद रख लो। गलती से भी ना सी नहीं लिखा होना चाहिए। कॉलम, कॉलम तो आना नहीं चाहिए एक्लॉन में। तो एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा है, अगर 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है तो आपको उसको माइनर मेथड बोलते हैं, इसको माइनर मेथड। ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहां फंस जाते हैं वो लोग। कहाँ पर? जब 4 बाई 4 या 4 बाई 4, 5 बाई 5 की मैट्रिक्स दे दी, तो भैया उनसे ना माइनर नहीं होता, डिटरमिनेंट होगा ही नहीं। तो माइनर मेथड से वो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? 3 बाई 3 मैट्रिक्स होनी चाहिए। 3 से ऊपर जैसे गए तो माइनर का यूज नहीं होने वाला। फिर आपकी मजबूरी ही है कि एक्लॉन का यूज करेंगे आप, और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास कि आप ना बैठ गए माइनर के लिए। नहीं, 3 से 3 ऊपर गया तो मतलब माइनर कैंसिल, आप एक्लॉन का यूज करेंगे। क्लियर? ऊपर जाने पे लेकिन माइनर है। ओनली लिख देता हूं मैं, ओनली माइनर मेथड 3 बाई 3 मैट्रिक्स, बस 3 बाई 3 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है? उसमें से एक काम करना है कि एक माइनर जो डज नॉट वेनिश, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए रैंक के लिए। नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, जिसे मैंने डिटरमिनेंट ए निकाला, 3 बाई ऑफ माइनर ऑफ ऑर्डर 3। मैंने 3 बाई 3 की मैट्रिक्स निकाली, वो भी नॉट इक्वल टू जाए तो रैंक उसकी 3 हो जाएगी, ध्यान रखना। अगर मान लो 3 बाई 3 की निकाली और उसका डिटरमिनेंट जीरो हो गया, तो रैंक आपकी नॉट इक्वल टू 3 होगी, मतलब 3 से कम होगी, 3 तो नहीं होगी। फिर क्या करेंगे? फिर हम माइनर ऑफ ऑर्डर 2 निकालेंगे। माइनर ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब है कोई हम 2 बाई 2 का लेंगे, जैसे 1 2 4 5 2 3 5 6 4 5 7 8 5 6 7 8, कोई भी जो आपकी इच्छा करे। जैसे 2 बाई 2 की हमने उठा ली, 1 2 4 5। इसका हमने चेक किया, अगर ये जीरो आ गया इसका मतलब रैंक 2 नहीं होगी। नॉट इक्वल टू 2, 2 से कम होगी इसका मतलब रैंक 1 हो जाएगी। अगर मान लो ये नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो रैंक आपकी 2 हो जाएगी। इसका मतलब कम से कम देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर डज नॉट वेनिश, इट इज कॉल्ड रैंक। क्लियर? और रैंक की सबसे एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि जो रैंक होती है उससे हायर, जैसे किसी की रैंक 2 है तो उसका हायर माइनर ऑफ ऑर्डर जो होगा वो हमेशा जीरो आएगा। अगर इसकी रैंक 1 है, इसका मतलब इसका माइनर ऑर्डर 2 और 3 हमेशा जीरो होंगे। ये ध्यान रखना। ये रैंक की है अगर आप ऑर्डर माइनर से करते हैं, नहीं तो एक्लॉन इज द बेस्ट। भाई इसमें ऑपरेशन लगा दूंगा, 4 - 4 R2 - 4 R1 R3 - 7 R1 1 से जीरो बना लूंगा। एक बार, 2 बार ऑपरेशन लगाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा आसान। तो लास्ट में जैसे आप ऑपरेशन लगा दें, नंबर ऑफ नॉन नॉन जीरो रो, और उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट कर लो भाई, कितनी ऐसी रो हैं जो कि जीरो नहीं है, इज कॉल्ड रैंक। रैंक अगर मान लो ये सारी जीरो हैं तो रैंक 1। और मान लो तीसरी लाइन पूरी जीरो है तो रैंक 2। अगर तीसरी लाइन भी नहीं जीरो, एक एलिमेंट है कोई, तो रैंक 3। ये तरीका है, आराम से आप इसको कर सकते हो। अब आते हैं हम रैंक के बाद। रैंक का दूसरा मेथड है आपका नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 3 2 1 2, कुछ भी लिख रहा हूं मैं तो, 4 3 1 2 5 3 2 1। तो नॉर्मल में हम सबसे अच्छी बात है रो और कॉलम दोनों का एंजॉय करेंगे। रो और कॉलम का दोनों का। अब करना कैसे है?
सबसे समस्या यहाँ आती है कि भाई करना है। तो सबसे पहले पहला एलिमेंट अगर वन नहीं है तो वन बनाना है। जैसे ही वन बन जाए उनके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उनको आप रो से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रो से जीरो करना है। जैसे ही ये जीरो बन जाए उनके आगे जितने भी एलिमेंट हैं उनको आप कॉलम से जीरो बनाएंगे। क्लियर? इसलिए मैंने ये वीडियो आज लास्ट में रखा था कि आपको बारीकी बारीकी बताऊं। ठीक है, जैसे ये वन के नीचे जीरो, वन के आगे जीरो, वन के नीचे जीरो रो, वन के ऊपर कॉलम से जीरो बनाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट अटैक करेंगे, इसको अब वन बनाएंगे। फिर वन को, उसके नीचे जो जीरो एलिमेंट है उनको जीरो बनाएंगे। फिर है कि वन के सामने वाले जीरो बनाएंगे, फिर वन के नीचे वन बनाएंगे, इसको जीरो। जीरो बनाने के बाद ये एलिमेंट फिर आपको वन बनाना है, वन ऑलरेडी है यहाँ मान लो, अच्छी बात है। फिर वन के नीचे जीरो बनाएंगे, फिर वन के आगे जीरो बनाएंगे, फिर ये वन है। तो जितने आप डायगोनल जो एलिमेंट है उनको आपको सबको वन बनाना है। वन जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, जीरो जीरो वन जीरो, और फोर बाई फोर की है तो जीरो 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 वन। तो इसको हम आई फोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको आई फोर। अगर मान लो यहां भी जीरो है, मान लो, है ना, मानने में क्या है, नहीं मान सकते क्या? ये भी लो, जीरो। क्लियर? ये भी जीरो हो गया, बना दिया मैंने जीरो। ये लो, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें ये देखो, ये ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये बन जाएगा आई थ्री। पार्टीशन कर देंगे एग्जाम में। ये लो, ये लो। तो इसकी रैंक थ्री होगी, रैंक थ्री। ऐसे बताना है। इसकी रैंक फोर हो जाएगी, आपको ऐसे लिखना है। अगर मान लो कोई किसी दिमाग में आ भी रहा होगा, सर ये बताइए सर, अगर यहाँ जीरो आ गया मेरा तो कोई बात नहीं बेटे, ये लो, ये जीरो यहाँ आ गया तो हम अपन लाइन बदल देंगे। ये लो, ये लो, ठीक है, ये लो। तो यहाँ पर हम ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये आई टू बन जाएगा, आई टू। और बताओ, और कुछ तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि हाँ सर यहाँ भी जीरो गया तो? ये लो सर, ये आई वन बन जाएगा, रैंक वन हो जाएगी। ये लो, ये जो जीरो जीरो लिख रहा हूँ ना, ये नल मैट्रिक्स है, अलग अलग ऑर्डर की होंगी, है ना। किसी में वन बाई थ्री होगा, किसी में टू बाई थ्री होगा, तो ये अलग अलग मैट्रिक्स है। तो नॉर्मल और एक्लॉन से रैंक निकालते हैं हम लोग। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम में आराम से नॉर्मल और एक्लॉन तो अच्छी तरह से करके जाएं। क्लियर? अब आते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। अब आते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में आपको बहुत ध्यान रखनी है कि सर आज तो आप बिल्कुल ध्यान वाली बातें बता रहे हैं। भाई देखो पेपर है, इसलिए ध्यान वाली बातें बतानी होंगी, क्योंकि वहां गलती नहीं करनी है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी में आपके पास इक्वेशन होगी, एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इजिकल टू वन, थ्री एक्स प्लस, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, इससे मत जाना, प्लस टू जेड इजिकल टू टू, मान लो टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड। टू टू बहुत हो गए तो कुछ कम कर लो। लो, तो यहां से आप ए ऑगमेंटेड, ये लिखना बहुत जरूरी है, ए ऑगमेंटेड बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको लिखनी है। इनके कोफिशिएंट लिखने हैं ऐसे, वन टू थ्री, थ्री टू टू, टू थ्री वन। अब ये ऑगमेंटेड है, इनका आपको ना रैंक निकालनी, बिना रैंक के तो कुछ नहीं है। तो आप जो रैंक निकालोगे एग्जाम में, तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी। अब आप बोलो सर ये ए कहाँ से आ गया? ए, अगर लास्ट वाली कॉलम तुम छुपा दोगे तो ए ही तो बचेगा। ये जो मैट्रिक्स होगी वो ए होगी बस। लास्ट वाली, अगर लास्ट वाली रहने दोगे तो ए ऑगमेंटेड भी हो जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ढूंढूंगा। अगर रैंक ऑफ ए मान लो टू आई, और रैंक ऑफ, सपोज थ्री लेते हैं, चलो पहले थ्री लेते हैं, रैंक ऑफ ए भी थ्री आई और रैंक ऑफ ए भी थ्री आई, तो ये जो मैट्रिक्स है इन दोनों की रैंक क्या आई, बराबर आ गई, थ्री आ गई। तो थ्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? थ्री हैं, एक्स वाई जेड। तो आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा सर, और यूनिक सॉल्यूशन देगा हमेशा। अब मैं बात कर रहा हूं रैंक ऑफ ए, और जो है नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, एक की दो आई एक की तीन आई, तो भैया क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट, दे हैव नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन। और दूसरा क्या है भाई, रैंक बराबर तो आई, मान लो 2 आ गई, और 2 कैसा है, लेस देन है किससे, वेरिएबल से, नंबर ऑफ वेरिएबल। कंसिस्टेंट तो होगा, लेकिन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, लेकिन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा वो। तो दो चीज याद रखनी है, रैंक कंसिस्टेंट, रैंक और जो है ए और ए बी की रैंक बराबर आ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल से तो यूनिक होगा, कम हो जाए तो इनफाइनाइट होगा, नॉट इक्वल टू हो जाए तो इनकंसिस्टेंट होगा, दे हैव नो सॉल्यूशन। ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हो। क्लियर, आसानी से एक एक चीज क्लियर करते जा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत कहीं नहीं आए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये मैंने दे रखे हैं आपको। ऐसे लैम्डा और म्यू के क्वेश्चन जरूर करके जाएं। जब रैंक देख लें आप, वहां पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, जैसे क्वेश्चन 3 और 9 वाला भी मैंने दे रखा है ना, 10 वाला भी एक क्वेश्चन है। तो 3 पूछ रहा है वो, यूनिक कब होगा, जब दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएंगी, है ना, रैंक की वैल्यू अभी बताया ना मैंने, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। तो यूनिक होगा, मतलब यूनिक के लिए दोनों की रैंक बराबर होनी चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए आपको दोनों की रैंक नॉट इक्वल होनी चाहिए। इनफाइनाइट के लिए दोनों की रैंक आपकी नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होनी चाहिए। तो आप ये आसानी से कर सकते हो। अब आते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर पर, जो भी। तो -2 जो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने है, मैं इसका अभी आपको बता देता हूँ, कोई भी आप क्वेश्चन आसानी से ले सकते हो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए भी हैं बच्चों को। तो ये मैं और आपको दे भी दूंगा, अभी तो आप डाउनलोड कर लेंगे तुरंत, है ना। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं कि एक थोड़ी सी ट्रिक है, मैं वो अभी शेयर करना चाहता हूँ ताकि सबको बेनिफिट मिले, है ना, कि स्टूडेंट बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। तो मैं बात करना चाहता हूँ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के लिए, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर, ये ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लो 6, मैट्रिक्स है 6 - 2 2, -2 3 -1 2 -1 और 3, ये है मैट्रिक्स, है ना। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालूंगा। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, है ना, क्या है भैया बताओ, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो जो डायगोनल है 6 में से सब्ट्रैक्ट कर दो लेमडा, 6 माइनस लेमडा, माइनस सिर्फ डायगोनल से करना है, और डिटरमिनेंट का साइन जरूर बनाना। तो -2 3 माइनस लेमडा, -1 2 -1 3। और देखो भाई, तुम्हें 12th में पढ़ चुके हो, इसका डिटरमिनेंट आप आराम से निकाल लो। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब काम की बात है कि सर दिक्कत तो वास्तव में नहीं आएगी, लेकिन ट्रिक, मैं अब ट्रिक देने जा रहा हूँ आपको, ये आप चाहो तो वहां पर एग्जाम में रफ पर कर लेना। क्लियर, कैसे करोगे भाई, यहाँ पे आपको इक्वेशन चाहिए, क्यूबिक इक्वेशन एक आएगी। जैसे सबसे पहले 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, तो लैम्डा क्यू, अल्टरनेट साइन आएंगे प्लस माइनस, ठीक है, थोड़ा सा मैं नहीं चलेगा, प्लस माइनस। अब बोलो सम ऑफ डायगोनल, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ये सम ऑफ डायगोनल 6 + 3 + 3, लैम्डा स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस के बाद प्लस, ठीक है। और जो डायगोनल है ना, उनके मल्टीप्लीकेशन आपस में करने हैं, 6 × 3 प्लस सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल, 6 × 3 प्लस 3 × 3 प्लस 3 × 6, आपस में करना है, इनको ध्यान रखना है, माइनस। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट आपके बच गए हैं ना, उनका भी मल्टीप्लाई करके सम करना है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ से, -2 × -2, ठीक है, -2 × -2, इनका आपस में कर दिया, इसका आपस में करूंगा 2 × 2,
इनको सब प्लस करते हैं ना, 2 × 2, और ये -1 × 1, 1 × 1, और ये बाहर लैम्डा, प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आप इसको अलग निकाल लो यहाँ से, 6 × 3 3 9, 9 प्लस 9 - 1, 9 - 1 + 2, और -6, -6, और ये +2, और ये हो जाएगा कितना, +2, ओ माइ 2 - 6, सॉल्व कर लो। 6 × 9 - 1, 8, 8 48, और 6 + 2 -4, -4 × 8, और 6 - 2 -4 -8, तो ये हो जाएगा 48 - 16, 32 आई थिंक, है ना, 32। तो यहाँ पर जो मैंने डिटरमिनेंट लिखा है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, -32, तो आप खुद निकाल लो, ठीक है, -32, ये। अब इनको सॉल्व कर लो, देखो λ³ माइनस 6 + 3 9, 9 + 3 12 λ²। अब इनको सारे की वैल्यू को पुट कर लो, सॉल्व कर लो आसानी से, देखो कितना आना चाहिए आपके हिसाब से, देखो 6 + 3 6, 18, 18 आ जाएगा, है ना। कैलकुलेटर आपको अलाउ है, ध्यान रखना चीज, कैलकुलेटर से भी करते हो 6 × 3, तो वहां ले जाए आप कैलकुलेटर, प्लस 9 + 18, ये आएगा 45, माइनस, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का कितना, 4, 4 4 +4, और +1, +1, ये आ जाएगा 9, 40 - 9, है ना, तो 36, तो ये हो जाएगा +36 लैम्डा -32 = 0। तो ये इक्वेशन आपकी जब तक सही नहीं आ जाए ना, जब तक आप इनकी वैल्यू मत निकालना, क्योंकि आप ये क्वेश्चन गलत तो मतलब आपके वैल्यू। अच्छा, चेक कैसे करना है, कैलकुलेटर में जाओ, जो मॉड है उसको 3 बार प्रेस कर दो, क्या आया, इक्वेशन, इक्वेशन को प्रेस करो, 3 को प्रेस करो, इक्वेशन आ गया। इक्वेशन में दिखाई दे रहा होगा अननोन, अननोन 2 और 3, मत प्रेस करो, आप चले जाओ ऊपर मॉड में, वहां प्रेस करो, डिग्री आएगा लिखा हुआ, प्रेस कर दो 3, उसके कोफिशिएंट डालो, 1 = -12 +36 -32 तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वहां देखो क्या आ रही है, 8 आ रही होगी, और 2 आ रही होगी, बट 2 ही आ रही होगी, तो जो दूसरा जो रूट है वो रिपीटेड होगा, क्या होगा, रिपीटेड, वो एक ही बार दिखाई देगा। अगर यहाँ 3 होता तो वहां दिखता 3 रूट होंगे, तो 3 रूट होना जरूरी है, क्योंकि λ³ की इक्वेशन में 3 रूट ही आएंगे, 2 रूट नहीं आएंगे, तो लैम्डा की वैल्यू 822 आएगा। अब क्या है, हमें देखना है कि हमारे रूट जो आए सही आए, इनका जो सम है ना, सम, इनका सम और डायगोनल का सम बराबर आता है हमेशा। अगर ऐसा है तो आपके आइगन वेक्टर बिल्कुल सही है, अदरवाइज गलत है, भूल जाओ, फिर आप आगे मत बढ़ो, बढ़ना ही नहीं है, आप फिर चेक कर लो कि कहाँ गलती हो गई है, तो ये ट्रिक बहुत काम आएगी। दूसरी ट्रिक, इनका आपस में मल्टीप्लाई कितना आएगा, 32, इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो डिटरमिनेंट के बराबर होगा, तो अगर दोनों बराबर हैं तो आपके रूट सही हैं, इसका मतलब फिर आप आगे बढ़ो, बिल्कुल तेजी से बढ़ो, आइगन वेक्टर निकालना शुरू कर दो, λ = 8 के लिए, λ = 2 के लिए। तो ये आपकी रणनीति आपको आनी चाहिए, फिर क्वेश्चन आपको उस हिसाब से करना होगा, और क्या पता कि 40 नंबर का आ जाए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कल, भगवान करे अच्छा हो, तो आपके 14 नंबर इकट्ठे बन जाएंगे। तो आपको आइगन वेक्टर निकालने के लिए जरूरी है कि आइगन वैल्यू सही हो, सम ऑफ आइगन वैल्यू = सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यू = डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, अगर हैं तो आगे बढ़ो, अदरवाइज छोड़ दो। क्लियर, ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, क्लियर है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केले हैमिल्टन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है,
केले हैमिल्टन थ्योरम में भी कोई नया काम तो करना नहीं है आपको। इसी का जो इक्वेशन आई है, जैसे मान लो इसको केले हैमिल्टन से करना है, तो जो इक्वेशन आई है उसमें लैम्डा इज इक्वल टू ए पुट कर दो आप। केले हैमिल्टन में एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो इक्वेशन आई है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो अपनी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो आप लैम्डा इज इक्वल टू ए पुट कर दो बस इस पूरे में। तो ए क्यू माइनस 12 ए स्क्वायर, ऐसा आपको लिखना होगा। जैसे ए क्यू माइनस 12 ए स्क्वायर प्लस 36 ए माइनस 32 आई। इनको आप सॉल्व कर लो, ए क्यू को अलग सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर निकालोगे ए इंटू ए प्लस 36 ए जो भी है ना, माइनस 32 आई, आई मतलब 100। इन सब की वैल्यू आपकी जीरो ही आनी चाहिए, ना भी आए तो भी आनी चाहिए, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, यहां से ये वेरीफाई केले हैमिल्टन। और आपको ए इनवर्स निकालना है तो इसमें ए से डिवाइड कर दो भैया, डिवाइड बाई ए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 12 ए प्लस 36 आई माइनस 32 ए इनवर्स। आप यहाँ से, मैं एक तरीका बता रहा था मैं, 1/32, और ये लो भाई ए स्क्वायर माइनस 12 ए प्लस 36 आई। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि इसमें ना 12th वाला को फैक्टर वाला C11 क्या होता है, इनवर्स आपने पढ़ा है ना, 1/A मॉडुलस, ये मॉड डिटरमिनेंट, और ये आपको एडजॉइंट निकालते थे आप, एडजॉइंट है ना। ये आपको यहाँ नहीं निकालना है, पहले हैमिल्टन में आपको इससे निकालना है। ध्यान रखना, बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत लोग, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स है ना। तो ये चीज ना गलती करें आप लोग, ये चीज मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब आते हैं भाई, ऐसे यहाँ पर देखो ए माइनस 2 है, तो यूजिंग कैले हैमिल्टन से a-2 कैसे निकालेंगे, a-1 × a-1, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे e⁻⁻² आ जाएगा, है ना। ऐसे पी ए क्यू वाला जो नॉर्मल फॉर्म है, उसको पी ए क्यू हमें ऐसे निकालने हैं जिनका आई थ्री कर देंगे। तो आप ना डायरेक्टली ध्यान रखना, लेफ्ट में आपको यूज करना है रो, और राइट में यूज करना है कॉलम। ठीक है। मॉडल मैट्रिक्स क्या होते हैं, बहुत लोग दिक्कत होगी कि मॉडल मैट्रिक्स सर क्या है। मॉडल मैट्रिक्स कुछ नहीं है, इजी है। देखिए 3 आइगन वेक्टर आएंगे मान लो, मॉडल मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, x1 पहला आइगन वेक्टर, दूसरा आइगन वेक्टर, ये तीसरा आइगन वेक्टर, तीनों को लिख देना, ये होगी मॉडल मैट्रिक्स। क्लियर, ये कहलाती है। अब दूसरा एक और क्वेश्चन मेरे को इसी के साथ है, मॉडल मैट्रिक्स के बाद इसको कन्वर्ट करना है डायगोनल, डायगोनल में, डायगोनल फॉर्म में, है ना। तो देखो फॉर्मूला है डायगोनल का, पी इनवर्स ए पी इजिकल टू डी। तो पी इनवर्स ये जो है मॉडल मैट्रिक्स, उसे हम लोग पी से बोलते हैं, पी, मॉडल मैट्रिक्स से पी से। तो आप पी इनवर्स निकालना, ए है आपके पास, है पी ऑलरेडी है आपके पास, आ चुका होगा। ये तीनों की वैल्यू जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके जो आंसर हैं, डी फॉर या डायगोनल, ऐसे लिखते हैं डायगोनल। अच्छा डायगोनल में कौन से आएंगे मैं एक और बता दूं आपको, जैसे 8 2 2 आए थे आपके रूट, तो ये आएंगे डायगोनल में सारे, और सब जीरो हो जाएंगे। कोई गलती होती है तो आपको ऐसे आंसर लेके आने हैं, 8 2 2 ऐसे लिखना है आपको। तो डायगोनल में आपके ये लेके आना है, ये 14 नंबर क्वेश्चन आता है डायगोनल मैट्रिक्स का। तो ये आप लोग आराम से करें, इसी के हेल्प से आप इससे भी कर सकते हो, फाइंड द इनवर्स ऑफ द यूजिंग, इसमें आई थ्री करके बना सकते हो। और जो भी आपको बनाना है लेफ्ट में आपको आई लेके आना है ना। तो इधर साइड जो लेके आए बन के आएगा, वो इनवर्स आई ए इनवर्स बन के आएगा, तो वहां से जो आप लोगे वो इनवर्स होगा बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। सो गुड लक फॉर मैथमेटिक्स 1 एग्जाम। और अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर करो, और हमेशा आप ही के लिए मैं स्टूडेंटों के लिए आगे रहता हूँ। सो ऑल द बेस्ट। आई थिंक सबसे अच्छा पेपर हो आपका, मैंने आपकी तरफ से सबसे बेस्ट दिया है आज का, और इससे पहले का वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत हिम्मत देगा, और सारे ट्रिक हैं आप करके जाइए। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष मेरी तरफ से, गुड लक।